सुप्रभात बच्चों। आई थिंक आप लोग या आई होप आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। फॉर्मूला बुक्स जैसे जैसे पहले बताया है सेम तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये, आराम से आपको 4 मार्क्स दे देता है किसी भी एग्जाम में जाने पर। तो इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। चलिए आइए। तो हमारे पास पहला टारगेट है या पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ये वो करंट है जो कि प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा तो फ्लक्स ईडी को हमने लिख दिया एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। अब जो फाई है बेटा ये किसके कारण आएगा? ये आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया या बिकॉज ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आप जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें इस जो जोन की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने ड्रॉ किया है ये कैपेसिटर वाला पार्ट सी में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो सर्किट या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यहाँ पे कोई वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो किसके कारण हुआ है बेटा? वो है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण। वही बात लिखा है। अब फ्लक्स क्या होता है बेटा? तो हमें पता है कि फ्लक्स यहाँ पे लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इनटू डी भी कर दे सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या आया? ए एप्सिलॉन बाई डी डीवी बाई डी टी। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन बाई डी कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब इन जनरल अगर हम लोग देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईसी के बराबर होता है या सर्किट करंट के बराबर होता है, जिससे हम लोगों ने मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किट लॉ लिख दिया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर आ गया आई सी प्लस आई डी के बराबर। चलिए अगले केस में आते हैं। कई बार जो गिवन सी पार्ट में दिया वहां पे एक सवाल पूछा जाता है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इन दिस जोन जो कि है आर बाई 4, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो अब इसके लिए हमें पहले यहाँ से करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा या आईडी कितना है वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बेटा? करंट डेंसिटी आपने निकाल लिया, तो आईसी डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया करंट डेंसिटी। जैसे ही आपने आईडी से मल्टीप्लाई या आईडी निकालने के लिए जे इंटू इस जोन छोटे वाले जोन जो कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर है उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास आईडी निकल गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब बी डॉट डी एल, और डीएल कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई सी आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए बी पार्ट में आते हैं। तो हमसे बोला गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, कैपेसिटर दिया है और डीवी बाई डी दे दिया है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? पार्ट ए में फॉर्मूला डिस्कस कर रखे हैं, तो आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, रेडियस आर है। अब टी इज इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल करंट है वो है आई नॉट के बराबर। सर्कुलर एरिया रेडियस आर बाई 2 को प्लानर with capacitor plate located symmetrically find time rate of electric flux। मतलब हमें बोला है क्या? d phi by dt निकालने बोला है। थ्रो दिस एरिया आफ्टर वन टाइम इंटरवल। अब वन टाइम इंटरवल बोल दिया बेटा, तो हमारे पास टाइम इंटरवल के लिए करंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता था? वो होता था हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ के बराबर होता है। ठीक है, टाइम इंटरवल तो टी और टाउ बराबर हो गया, मतलब जो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो आई नॉट बाई ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये रहा एक्सप्रेशन। ठीक, तो अब आपको क्या क्या बातें बताई गई है वो बात समझें। तो हमारे पास दिया क्या है वो आप समझें और उसके बाद निकालना क्या है। तो हमारे पास पहला अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने बोला है बेटा, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पता है आप उसे चार्ज या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सिग्मा को हम लोगों ने लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अब फ्लक्स इंटरवल इसमें निकालना है तो निकाल लिया ये भी पार्ट। ठीक है, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पर जो आया हमारे पास वो चार्ज बाई 16 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब आपसे पूछा गया है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट निकाले, तो इसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी कर दिए। डी क्यू बाई डी टी कर दिए, तो डी क्यू बाई डी टी जैसे ही करें तो करंट कौन सा टाइम पे बोला था? वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाई ई, कहीं तो लिखा था एप्सिलॉन नॉट बाई एक टाइम इंटरवल के बाद, तो आई नॉट बाई ई के बराबर। आई नॉट बाई ई, यहाँ पे करंट की वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? तो बहुत पहले आपने पढ़ भी लिया है, वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है अगर हम लोग लें तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या बन जाएगा? सोर्स ऑफ ईएम वेव बन जाएगा। ठीक है, जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
जो हमारे पास जनरेट हुआ है वो प्रोपोगेट होता है स्पेस में और उसी को हम लोग बोल देते हैं ईएम वेव प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है हार्मोनिक, जैसे कि एलसी ऑसिलेशन का केस हुआ करता है फ्रीक्वेंसी है, तो वहां से भी ईएम वेव प्रोड्यूस होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव की बात करें तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, कौन कौन से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वाइब्रेट कर रहा, लेट्स से यहाँ पर वाई प्लेन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड प्लेन में कौन वाइब्रेट कर रहा है बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम है, जब मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है उसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिनिमम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बट दोनों किस में है, एक अगर एक्स एक्सिस में या वेव एग्जांपल पे आते हैं कि ईएम वेव अगर हमारे पास ट्रैवल कर रहा है किस एक्सिस में, तो ईएम वेव हमारे पास ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई, और मैग्नेटिक फील्ड जेड। क्यों बेटा, डायरेक्शन अगर निकालना है हमें तो किसके बराबर आएगा, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। तो आप अपने 4 फिंगर्स को रखें, थंब को या 4 फिंगर्स को रखें वाई डायरेक्शन में और पाम को रखें किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो आपका थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव प्रोपोगेशन जो कि एक्स डायरेक्शन दिखा रहा होगा। अच्छा, अब यह अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो लिख दिया आपने। ये जो हमारे पास ई नॉट इज इक्वल टू होता है सी इंटू बी नॉट के बराबर। जो ई नॉट है बेटा इसको हम लोग लाइट वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि यही डोमिनेट करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पोलराइज्ड हो सकते हैं, याद करो साउंड वेव को हम लोग पोलराइज नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है ईएम वेव किसी भी मीडियम में जा रहा है तो आप सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या है यहाँ लिखा है क्या, नहीं, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन के बराबर। किसी भी अदर मीडियम में है तो म्यू एप्सिलॉन के बराबर है। अब म्यू को आप लिख सकते हैं रिलेटिव इनटू फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट, सिमिलरली परमियाबिलिटी भी रिलेटिव परमियाबिलिटी और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई डाटा नहीं दिया गया है, लेट्स से म्यू आर नहीं दिया गया है, एप्सिलॉन आर दिया गया है, तो आप उसकी वैल्यू को 1 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर आते हैं हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेट बोल दिया गया, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड बाय पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास, पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है, 1/μ0 ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज वेक्टर हमें निकालना है कि पॉइंटिंग वेक्टर का क्या होगा तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। एवरेज अगर निकालना है हमें तो इसका डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई √2, तो मैक्सिमम अपॉन √2 2 बन जाएगा, तो ई एम बी एम अपॉन 2μ0 के बराबर। ठीक है, इसी को और निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी, तो वो आ जाएगा हमारे पास em²/2μ0 सी के बराबर। सिमिलरली सी इंटू बी एम स्क्वायर अपॉन 2μ0 के बराबर। ठीक है, अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, इंटेंसिटी ही हमारे पास किसके बराबर हो जाता है बेटा, तो इंटेंसिटी होता है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर के बराबर जो कि एवरेज वैल्यू है, तो किसके बराबर हो जाएगा, जो अभी बात किए थे, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2μ0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, ये ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू थी। हाफ यहाँ पर आप दूसरे का कन्वर्जन लिखा जाए तो ई एप्सिलॉन इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में लिखना है तो सी इंटू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2μ0 के बराबर। एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग बात करें ईएम वेव में क्या होगा, तो ईएम वेव का अगर डायरेक्शन देखा, अब देखो बेटा हमारे पास पता होना चाहिए कौन कौन सा डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में था वाई, ये किस डायरेक्शन में था जेड, और ये दिखा रहा जो एक्स के साथ है ये क्या दिखा रहा, साइन के एक्स, मतलब जो वेव है हमारा वो प्रोपगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, तो आप उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाला जाए या एनर्जी डेंसिटी लिया जाए तो वो है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर या ई स्क्वायर प्लस हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने रख दिया। ठीक है, इसकी मैक्सिमम या ई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1/2, तो हमारे पास जो यू एवरेज आ गया वो आया 1/4 ई नॉट। ये क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ई नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन के बराबर प्लस 1/4 मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के बराबर। अब E इज इक्वल टू सी इंटू बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप U एवरेज भी निकाल सकते हैं, जिसका आप देखें तो U एवरेज जो मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का भी है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर निकाला जाए तो वो 2UE के बराबर हो जाएगा, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइए
अब अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, जो वेव का एनर्जी है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसी से हम लोग क्या एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्म निकाल सकते हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड में निकाला जाए तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी के बराबर। फिर बात करते हैं हम लोग मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनका लीनियर मोमेंटम भी होगा और उनका एनर्जी भी होगा। जब ये किसी सरफेस से टकराएंगे तो प्रेशर को क्रिएट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, U अपॉन सी के बराबर। ठीक है, अब दूसरा है, मान लो जो सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस पे वेव जाकर टकराया और रिफ्लेक्ट बैक किया, तो हमारे पास जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू वो 2U बाई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर कितना होगा बेटा, तो अभी अभी आपने बात किया मोमेंटम, मोमेंटम से आप क्या निकाल लेंगे बेटा, मोमेंटम पर यूनिट टाइम से आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स बाई एरिया बन जाएगा हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर आ गया हमारे पास, अगर एक्सप्रेशन देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन सी के बराबर, चाहो तो डी यू बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी अपॉन म्यू अपॉन ए, यही था हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर, तो उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालना हो तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशंस अगर बात करें हम लोग, तो पूरे के पूरे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोडायनेमिक अभी तक देख रखा है उसको मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन में डिवाइड किया। पहला हमारे पास था गॉस लॉ, जिसमें बात किया गया कि किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होगा। अगर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसने बोला था हमारे पास नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होगा। इसी से पता चला था कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में रहती है। फिर फैराडेज लॉ आया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया हमारे पास किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ बताया जाए तो इसमें क्या पता चला था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल गिव ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लास्ट पार्ट में आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो अगर हम लोग देखें तो पहला गामा रे है हमारे पास, एक्स रे है, ये सभी एनर्जी के हैं। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में एनर्जी भी है, इसी ऑर्डर में हमारे पास एनर्जी भी है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम ऑर्डर में रहेंगे। तो पहला है गामा एक्स रे, फिर है हमारे पास यूवी रे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विजिबल। अब विजिबल लाइट के कैटेगरी में अगर आप आए तो विजिबल लाइट का कैटेगरी हमें विब्योर पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है IR इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव और इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेडियो वेव। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अपोजिट है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो EM वेव है वो लगभग 12-13 मिनट में ख़त्म हो चुका है। आप इसको रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हर बार लगभग फिक्स होता है कि एक सवाल जरूर से ज़रूर पूछा जाए। तो इतना भी आप रिविजन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको सही लग रहा, मेहनत सही लग रहा, तो अपने दोस्तों वगैरह को भेज सकते हो यार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।